मेरा नाम आसमा है और मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से है। मेरे 3 भाइयों की मैं इकलौती बहन हूँ और अपनी अम्मी-अब्बा की इकलौती लाडली बेटी। मेरे सारे भाई अपने-अपने कारोबार के मालिक हैं। घर में हमेशा माल की कमी नहीं थी। कभी ऐसी कोई ख़्वाहिश नहीं थी जो पूरी ना हुई हो। मैंने ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के 21 साल गुज़ार दिए। अपने माँ-बाबा के घर में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। जब अब्बा के पुराने ज़माने के दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए माँगा था। रहमान जी उम्र में 9 साल बड़े थे मुझसे। दोनों ख़ानदान एक दूसरे से काफ़ी पुराने से जानते थे। इसीलिए कुछ रस्मों के बाद मेरा रिश्ता वहाँ पर तय हो गया। निकाह से पहले मेरी उसने इतनी बात नहीं होती थी कि मैं उन्हें जान सकूं। एक तो उनका और मेरे शहर में अलग-अलग था और दूसरा हमारे ख़ानदान में इनको अच्छा नहीं मानते। इसीलिए मैं भी हर समाज की लड़की की तरह अपने पति को नहीं जानती थी। आज वह दिन आ गया जब निकाह करके मैं अपने पति के घर चली गई। रहमान की दोनों बहनें थी, दोनों ही शादीशुदा थी और अपने-अपने घर में खुशी हर थी। हर माँ-बाप की तरह मेरे माँ-बाप ने भी मेरे लिए अच्छे ख़ानदान का ही ढूँढा था लड़का और कोशिश भी यही थी कि मगर यह क्या, जब किस्मत आज़माने पर उतारू हो जाए तो क्या कर सकते हैं। शुरू के महीने तो बहुत अच्छे से गुज़रे। अक्सर रहमान घर से ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों में घर से बाहर रहते थे। मुझे ताज्जुब होता मगर मुझे मेरी सास ने समझाया कि इस तरह के कारोबार के मामलों में शहर से बाहर रहना मामूली बात है। मगर जब उनका घर में लगाव बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया कि ऐसे कौन से काम हैं जो वह घर से बाहर जाकर ही करते हैं। शादी में अपने लिए उनका रोका लगाए मैं महसूस कर सकती थी। हमारी शादी को मुश्किल से 5 महीने ही हुए होते जब मेरी रहमान से बहस हो गई, जो एक लड़ाई का रूप ले रही थी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बात संभल जाए, मगर रहमान तो पीछे ही पड़ गए थे। कुछ वाक़ये के बाद ही मेरी सास का रवैया भी मुझसे बदल गया। बात-बात पर ताने देने और मुझे तो हर चीज़ में नुस्ख़ निकालना उनका पसंदीदा काम बन गया था। इस बार मैंने रहमान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो मुझे उल्टा ही डाँट कर कहा कि उनकी अम्मी को मुझसे पहले ही बहुत सारी शिकायतें हैं, यकीनन तुम्हारी ही कोई कमी या गलती है। मैं हैरान और परेशान थी। उनकी बातों की तरफ सोचती रह गई कि मैंने ऐसा किया ही क्या है। और इस तरह की बात का जवाब मुझे कुछ दिनों बाद रहमान की अम्मी से मिल गया, जब उन्होंने मुझे एक रोज़ ताना मारते हुए कहा कि उनके बेटे को औलाद का सुख नहीं दे सकती। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस तरह से सब कुछ होना होता है, लिखा होता है, वैसे ही होता है। कोई होने को नहीं रोक सकता और न ही ना होने को। मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं बस वक़्त से पहले अल्लाह के फ़ैसले में टांग अड़ा सकूं, ऐसी मेरी मजाल कहाँ। मगर मेरी इस बात को बदतमीज़ी का करार करते हुए मुझे जाने क्या-क्या सुनाया गया। अब तो मेरी अम्मी-अब्बा को भी इन सब में घसीटा गया, जिस पर मैं न चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अपने घर को बचाना था। अभी तो मैं पहले ही मामले को हल बना चुकी थी कि मेरे पति अक्सर रातों को घर नहीं होता। मैं कैसे अपने घर को मकाम बना पाती। तो यह था कि मैं अपनी अम्मी-अब्बा के भाइयों को इस बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। चुपचाप ही यह सब बर्दाश्त करती रही। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी सोचती रही जैसे हर समाज की औरत करती है। वक्त गुजरता रहा और यूं ही हमारी शादी को 6 महीने निकल गए। जब रहमान ने पहली बार मुझे एक हाथ उठाया, उस वक्त मेरी सास सारा
गुरूर ख़त्म हो गया और मैंने यह पूछ लिया था कि वह बीवी होते हुए भी घर से बाहर क्यों रहते हैं। उन्होंने मेरी इतनी सी बात पर वह आपे से बाहर हो गए और मुझ पर चीखने चिल्लाने के साथ साथ मुझ पर हाथ भी उठाया। आज तक मेरे भाइयों ने, अब्बू ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, कहाँ हाथ उठाना। रोते रोते मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने एक ठंडे फर्श पे नीचे रखते हुए पाया। खुद ही हिम्मत जुटाकर फ्रेश होकर बाहर चली गई और घर के काम करने लगी। घर के काम करते हुए भी मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और एकदम ही मैं ज़मीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। घर में माहौल के मुताबिक घर में मुझे भी और मेरे मुताबिक कोई और भी नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ और बाकी घर वालों को ऐसा कौन सा काम है जिसके उनके घर में दिल ही नहीं लगता। लेकिन जो भी था मैं ठीक नहीं था, कम से कम ठीक नहीं था। मैं यही कह रही थी। मेरे नौकर ने मुझे सहारा देते हुए कमरे तक लेकर आई और फैमिली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था और शायद मेरी सास को, क्योंकि दोनों ही लोग घर आ गए थे। डॉक्टर ने जो बताया था अच्छा ही हुआ जो वहाँ पर रहमान और उसकी अम्मी मौजूद थी। मैं उम्मीद से थी, यह खबर शायद मुझे नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। रहमान की अम्मी का रवैया मेरे से बदल गया था। वह मेरे ख्याल रखने लगी, मगर उस रोज़ जो हुआ उसको सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। मैंने रहमान की अम्मी रोक सकी। रहमान को किसी कारोबार के मामले में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वह घर आए तो बहुत गुस्से में थे, उन जिसका अंदाज़ा कमरे में बिखरी हालत को देखकर लगाया जा सकता था। मैंने पानी लेकर कमरे में गई। क्या हुआ रहमान? मैंने सोचा कि मैं रहमान को इस मोड़ पर कुछ नहीं कह सकूं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रहमान ने मेरी बात सुनने की बजाय उसे दूर धक्का दिया और मुझसे खड़ा नहीं रहा गया और धक्के से ज़मीन पर गिर गई। और फिर वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे छीन लिया गया। साथ ही एक और क़यामत मुझ पर आई थी। वह यह कि अब कभी भी मैं माँ नहीं बन सकती थी। मुझे अपनी कुछ महीने पुरानी वाली ज़िंदगी और सास के अत्याचार महसूस हो रहे थे। वह पहले वाली ज़िंदगी दोबारा से आ गई थी। अब मैं दिन रात सिर्फ अपने पति और सास और ससुराल वालों की बेरुखी देखती रहती। साथ ही एक काम रोज़ाना करती थी, वह था मायके वालों को कुछ न कहना। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मेरी एक बचपन की दोस्त आमना एक वही थी जो मुझे सुनती थी। मैंने दिल के हाल से वाकिफ़ थी। उस रोज़ भी मैं उसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और बातें करते हुए छत पर आ गई, जहाँ मुझे नीचे का मंज़र साफ नज़र आ रहा था। हाँ, आवाज़ थोड़ी कम थी। कुछ यूँ था कि लॉन में कुर्सियों पर आमने सामने दोनों माँ बेटा बैठे थे और अब मुझे मालूम हुआ था कि वह मेरे साथ, मेरे पति को मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने का मशवरा दे रही थी, जो रहमान की उस डील का फैसला करने में काम आ सकती थी जो रुकी हुई थी। और उसी डील की वजह से तो उस रहमान को गुस्सा मुझ पे निकला था मेरे ऊपर, जब मैंने अपने बच्चे को खोया था। मैं अपने साथ इस तरह बीवी को ले जाने के मकसद से खूब वाकिफ़ थी और उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अपने घर वालों को कुछ न बताकर बहुत गलत किया है। रहमान के चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वह अपनी माँ की बातों से राज़ी हैं। मुझे अपनी आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझती हुई महसूस हुई थी। अब जो भी करना था अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वह मुझे खुद ही करना था। यह तो तय था, लेकिन करूं तो क्या करूं? कैसे रातों रात इस जहन्नुम से निकल जाऊं? इसके लिए मुझे एक ही हल सोचा कि रात को सब के सो जाने के बाद घर से निकल जाऊं। रेलवे स्टेशन का रास्ता मुझे मालूम था और मुझे रात की गाड़ी
से ही वापस अपने घर आना था। मैं घर से कुछ भी चीज़ लेकर नहीं जा सकती थी, मुझे मालूम था, मगर इस तरह खाली हाथ निकलना पड़ेगा मुझे यह एहसास नहीं था। और जो मुझे लगा था कि आने वाले दिनों में मुझे पार्टी में जाना था, वह गलत था। जो कि उन लोगों ने तो उसी रात खाने पे बुलाया था, मैं उस शख्स की पहली नज़र में ही पहचान गई थी कि वही था जिसने लखनऊ में मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा लड़ाई की थी। जब उनको मालूम हुआ था कि मैं उनके पुराने कारोबारी की बेटी हूँ, तो लाज़मी इस बात को मेरे बाप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। अब मुझे अपने साथ अपने बाप की इज़्ज़त को भी बचाना था। मैं अपने कमरे में आई और जल्दी से अपनी दोस्त को कॉल लगाया और उस वक़्त उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि वह मेरे घर जाकर अभी और इसी वक़्त मेरी अम्मी को सब कुछ सच बता दे और एक टैक्सी फ़ोन करके मेरे घर भेज दे, जो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दे। उसने वैसा ही किया और 5 मिनट बाद ही मैं चौकीदार को चकमा देकर टैक्सी में सवार हो गई। मेरी दोस्त मुझे पल-पल मॉनिटर कर रही थी, मगर अब उसकी मेरे घर आना आना जब गाड़ी घर से थोड़ी दूर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने हाथ में सिवाय हाथ में मौजूद मोबाइल और कुछ नहीं लाई थी। टैक्सी के किराए के बाद मेरे पास रेलवे गाड़ी के टिकट के नाम पे पैसे भी मौजूद नहीं थे। फिर भी रेलगाड़ी में जाकर बैठ गई। मुझे किसी भी सूरत में उसी रात वहाँ से निकलना था, क्योंकि फिर कुछ भी हो सकता था। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। जब टिकट चेक करने वाला टीटी आया तो मैं रेलगाड़ी के वॉशरूम में जाकर छुप गई। सारे दिन की थकी थी तो मैं वहीं दरवाजे पर टेक लगाए सो गई। कुछ लम्हों बाद ही मेरी आंखें खुली एक बच्चे के रोने की आवाज़ से। वॉशरूम में मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था, लेकिन वह बच्चा कहाँ से आया और वहाँ मौजूद बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने पीछे हो गई, न जाने मैं किसी मुसीबत का शिकार न हो जाऊं। इसीलिए फ़ोन संभाल कर बाहर निकालने की कोशिश की, मगर यह क्या। ठीक वॉशरूम के दरवाजे के बाहर एक औरत इंतज़ार में खड़ी थी और मुझे थोड़ी परेशानी का एहसास हुआ, मगर मैं उस बच्चे को ही पड़ा नहीं रहने दे सकती थी, तो आने वाली औरत उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल देती। मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उस बच्चे को उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल गई। वह बच्ची मेरी गोद में आते ही रोना भूलकर मुझे देखने लगी। यह मेरे लिए एक बहुत अजीब सा एहसास था। अपनी औलाद को खोने के बाद मैंने किसी बच्चे को अपनी बाहों में पहली बार लिया था। वॉशरूम के बाहर इंतज़ार करती औरत ने दरवाज़ा खटखटाया और साथ ही ऊंची आवाज़ में कह रही थी, बाहर आओ। मैं बच्चे को संभाल कर बाहर निकली। अब मैंने बच्चे को पूरी रेलगाड़ी में चक्कर लगाना शुरू किया और देखना था कि कौन उस बच्चे को चलती रेलगाड़ी में छोड़कर गया है। मैंने हर औरत के पास जाकर पूछा, मगर मैं नाकाम हो गई और स्टेशन पर आ गई जहां मुझे उतरना था। जैसे ही रेलगाड़ी से उतरी तो मुझे यूं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उस शख्स को की तलाश में इधर उधर देखने लगी। जब मैं एक भारी भरकम वजूद की मालिक मेरे पास आकर रुकी और कहने लगी कि यह बच्चा मेरा है जो तुमने उठा रखा है। इससे पहले कि उस औरत को कोई सवाल करती, एक 15-16 साल की बच्ची मेरे पास आई। यह बच्ची मेरी है और यह औरत इसे अगवा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी बात पर यकीन करूं। उस वक्त किसी बहस मामले में नहीं पड़ना चाहती थी। जब अपनी जान के लाले पड़े हों तो कुछ और नहीं सूझता है। जो इस बच्चे की आंखों में मौजूद था और सच्चाई की गवाही दे रहा था, उसी लम्हे वह भारी भरकम वजूद वाली औरत बच्चे के मुझसे छीनने की कोशिश में, मगर लम्हे वह मेहरबान हाथ भी बीच में आते हैं जो यकीनन उस औरत को हार मान जाती है। मेरा मुंह बोला, भाई मेरे दोस्त ने बताने पर रेल स्टेशन पर मौजूद था। जब मुझे इस तरह लड़ते हुए देखा तो वह मैं करीब आया। मैं उसको देखते ही हर चीज़ भुलाकर उससे चिपक कर रोने लगी। मुझे जैसे इतने अरसे बाद कोई कंधा रोने को लिए नसीब हुआ था।
जब मेरा दिल कुछ हल्का हुआ तो मुझे अपनी गोद में मौजूद बच्ची और उसके बाद खड़ी लड़की का वजूद नज़र आया। उस लड़की की आँखों की सच्चाई पर यकीन करके मैंने भाई को उन दोनों के साथ अपने साथ आने जाने को कहा। उन्होंने भी बिना किसी ऐतराज़ के मेरी बात मान ली। जब मैं घर पहुंची तो सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे दोस्त उन सबको सब कुछ बता चुकी थी। अपने ऊपर होते हर तरफ इल्ज़ाम कि मैंने अकेले बर्दाश्त किया। जब अपने माँ बाप के सामने खुला पाया तुम अपने आपा खो चुकी थी। मेरे भाइयों का जवान जोश खून जोश मारने लगा था। अम्मा ने सबको कह दिया था कि वह मुझे दोबारा इस घर में जाने नहीं देंगे। मेरा यह हाल कर दिया है। मेरा और भाभीियों का ताल्लुक भी कुछ ऐसा नहीं था कि वह मुझे गमहीन देखकर खुश हो जाती, बल्कि सभी घरवाले मेरे इस गम में बराबर के शरीक थे। अपने साथ अनजान आई लड़की को मैंने मुजरिम के साथ भेज दिया और घर वालों को बताया कि लड़की मेरे साथ आई है, इसका ध्यान रखें, इसे खाना पीना दें। और वह यह भी कि वह किसी मुसीबत का शिकार है, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले आई। इस बात पर किसी ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया और सब अभी तक उसी गम में मौजूद थे कि उसकी लहनों प्यारी बेटी कितनी मुसीबत में आई है। उस रात में अम्मा की गोद में सर रख कर बहुत देर तक सुकून से सोई। उस लड़की की कहानी के मुताबिक जानी तो मैंने अपने अगले रोज़ सुबह हुई तो मालूम हुआ था कि मैं ससुराल वाले ने अब्बा से राब्ता किया है और मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है और भी कुछ कहा था। तभी घर वालों का माहौल मुझे कुछ गर्म महसूस हुआ। अपने उस दोस्त ने रोज़ मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे पूछा कि अब तुम क्या करना चाहती हो। तो मैं खामोश हो गई, मगर आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। अब सब मेरी तकलीफ़ को समझ रहे थे, इसीलिए खुद अब्बा ने कहा कि वह मुझे उन बुरे लोगों में दोबारा नहीं भेजना चाहते और यही मैं चाहती थी, इसीलिए खामोशी से सर झुका लिया। मैं जब वहाँ से उठकर आई तो सर्वेंट क्वार्टर में उस छोटी सी लड़की का ख्याल आया और मैं वहाँ चली गई। मुझे जानना था कि उस छोटी सी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वह एक बच्चे को गाड़ी के वॉशरूम में छोड़कर अकेली चली गई थी। क्वार्टर कुछ देर अंधेरा था, बस वह लड़की और छोटी बच्ची के अलावा वहाँ कोई और मौजूद नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला तो उस कमरे में बड़ी तेज़ी से हवा आई। मैंने उसके करीब एक कुर्सी डाली और वहाँ पर बैठ गई। जो कल रात से एक साथ होने के बावजूद भी मैं उसकी तकलीफ़ नहीं जान सकी थी। उसका नाम बानो था और वह वाकई 15-16 साल की थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वह 5 दिन की बच्ची वाकई बानो की है। मुझे यह जानकर बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि आखिर यह कौन है और क्यों अपनी बेटी को छोड़कर और फिर उसकी हिफाजत का ख्याल रखते हुए उसके पीछे यहाँ तक आ गई थी। मेरे इतने सवाल हैं एक साथ आने पर वह लड़की घबरा गई और गहरी सांस लेकर अपनी बात का वाकया सुनाया। मेरा ताल्लुक़ उसी शहर से था। मेरा बाप एक मज़दूरी करता था, जो एक कारखाने में नौकर था। हम 5 बहनें थीं और हमारा हुस्न ही हमारी नीमत थी। हम सभी बहनें बहुत सुंदर थीं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सुंदर थी और यही सुंदरता ही मेरी घातक बनी। यहाँ हमारे घर में कमाने वाला एक ही और खाने वाले हम 6 थे। वह भी कम आदमी के होते हुए मुश्किल तो हमारे हाथ साथ हरदम रहती। एक रोज़ अब्बा घर से खाने का टिफ़िन लेकर नहीं गए तो अम्मा ने मुझे खाना लेकर कारखाने जाने को कहा। मैं भी झूमते नाचते गाते टिफ़िन लेकर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मालूम हुआ कि कारखाने के मालिक का इकलौता बेटा दौरे पर आए हुए थे। मैं इतने लंबे रास्ते से चलकर आई थी कि मैं किसी सूरत में वापस खाना लेकर नहीं जाने वाली थी। अब्बा को दिए बिना नहीं जाने को राजी नहीं थी और गेट पर ही चौकीदार के साथ बहस में लग गई। जब हम दोनों ने छोटे साहब को अपनी आते हुए देखा
वह मुझे सवालिया नज़रों से देखने के बाद चौकीदार से पूछा कि यह कौन है, क्योंकि मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता था, इसीलिए चौकीदार चाचा ने मुझसे वाकिफ़ थे। इसीलिए उन्होंने साहब को सब कुछ बताया कि अब्बा को खाना देने आई हैं। उन्होंने अब्बा को खाना देने की इजाज़त दे दी। मैं तो वहाँ से वापस आ गई, मगर शहजाद साहब का सुकून अपने साथ ले आई थी। कुछ ही दिनों बाद शहजाद साहब ने मेरे रिश्ते की बात अब्बा से की। अब्बा तो जैसे आसमान में उड़ने लगे। उन्होंने घर वालों से पूछने का वक्त भी नहीं लिया और फ़ौरन मेरी शादी के लिए हामी भर दी। मेरे घर में सभी इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि साहब से शादी करने के बाद हमारी हैसियत बदल जाएगी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे चाहने का कोई वजूद भी नहीं था। मेरा निकाह बड़ी सादगी से करा दिया गया। शहजाद ने अब्बा को एक घर लेकर दिया, जो हमारे पिछले घर से बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वह मुझे अपने साथ एक फ़्लैट में लेकर आ गए। कुछ महीनों बाद हमारी शादी बहुत सुकून से चल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन मुझे मालूम हुआ कि शहजाद की शादी हो रही है। यह तो मुझे मालूम था कि वह अपने ख़ानदान में ही शादी करेंगे, लेकिन उस वक्त जब मैं पेट से हूँ, वह मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हैं। शहजाद का रवैया बदलता जा रहा था। उसको सिर्फ इस बात से मतलब था कि मैं उसको बेटा दूँ, इसके बाद वह मुझे अपना नाम देंगे। अब मैं खुद ज़्यादा परेशान रहने लगी। शहजाद कभी मेरे पास, कभी दूसरी बीवी के साथ अपने घर में रहते। उनका रवैया अपने साथ ही बदलते हुए देखा मैंने। अब मेरा भी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा पैदा हो, जो मुझे नाम और मुकाम देगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म लिया। इस बात की खबर जब मेरे घर वालों ने शहजाद को दी, तो उन्होंने कह दिया कि उससे इस बच्ची का से उसका कोई मतलब नहीं है, और फ़ोन काट दिया। मुझे अपनी दुनिया बिखरी हुई सी महसूस हुई और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैंने इसी बच्ची से जान छुड़ाने के लिए ही इसे रेलगाड़ी में रखने की सोची। जब रेलगाड़ी में मैंने तुम्हें वहां सोते हुए देखा, तो मैंने यह बच्ची तुम्हारे पास रख दी, मगर मैं इस बच्चे का मुंह नहीं छोड़ पाई और इसी के साथ दबे कदमों से रही। मेरे लिए मुश्किल हो गया था इसे छोड़ना, इसीलिए मैं न चाहते हुए भी यहाँ तक का सफ़र तय कराई, क्योंकि आप मुझे एहसास हुआ था कि इस बच्चे के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है, इस बच्चे का बाप भी नहीं। मैंने उसकी सारी बात खामोशी से सुनने के बाद उससे उसके पति के कारखाने का नाम पूछा, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने उससे हाँ कि क्या तुम्हारे पति के कारखाने का नाम शहजाद कारपेट है? इस बात पर उस लड़की ने अपना सिर हिलाया, और मैं तो जो शक करके बैठी थी वो पूरा हुआ। मुझे कारखाने का नाम सुना कर जो उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी, क्योंकि मेरे पति ने ही नाम बदल कर उस लड़की से शादी की थी, क्योंकि मेरे पति के कारखाने का नाम भी यही था। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे और उस लड़की के पति एक ही है, और हम दोनों का मुजरिम भी एक ही है। मैंने जब यह बात उसको कही, तो वह हैरान होकर मुझे देखने लगी कि मैं उसको और उसकी बेटी को घर से क्यों नहीं निकाल रही हूँ। इस बात पर मैं मुस्कुरा गई और साथ ही उसको अपनी तरफ की कहानी सुनाई, यह भी कि मेरे पति जिसे वह शहजाद मानती है, उससे मैं तलाक ले रही हूँ। अल्लाह ताला ने ज़्यादातर बिरादरी से पहचान के लिए बनाई थी, मगर हम इंसानों ने इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेते हैं। खुलेआम इंसानों की बेइज्जती करते हैं, अपने से कम लोगों पर हुक्म जुनून करते हैं। उस लड़की को कहीं ना कहीं यह लगता था कि मैं उसकी मदद नहीं करूँगी, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से है, लेकिन मैंने उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसके और अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी।
और जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसका भी बदला लूँगी। अगले ही दिन मेरे अब्बू ने अदालत में मुकदमा कर दिया और अदालत में मेरे शौहर को कसूरवार साबित हो गया और आज तक वह जेल की हवा खा रहा है। और मेरे अब्बू ने मेरी शादी एक खूबसूरत लड़के के साथ करा दी और उस लड़की को भी मेरे अब्बू ने अपनी बेटी बनाकर रख लिया। आज वह लड़की भी खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि उस 15 साल की लड़की मुझे न मिलती तो उस छोटी सी बच्ची और उसका क्या होता। लेकिन अब सब कुछ ठीक था और सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।